दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती के लिए वीडियो चला रहे हैं। मैंने आप सभी को वादा किया है कि 35 क्लास में हमारा पूरा सिलेबस पूरा होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम उस जो वीडियो चल रही है उस सीरीज़ का हम पार्ट 3 करने वाले हैं। कौन सा पार्ट? पार्ट 3। ठीक है, अभी आइए आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ना। देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। आपको आपके रिवीजन के लिए एक बार मैं बता दूं। चलिए देखते हैं, एक बार सिलेबस देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, सिलेबस में सबसे पहले सामान्य ज्ञान तो टॉपिक ही है। उसके बाद में है यहाँ पर सामान्य विज्ञान और भारत का इतिहास। हम ये 2 टॉपिक कर चुके हैं। अभी हमारा तीसरा टॉपिक है भारतीय संविधान। ठीक है भाई, तो ये है हमारा सिलेबस, इसी को पढ़ना है। 35 वीडियो का हुआ है वादा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये इतिहास की क्लासें हो गई हैं, अगर किसी ने मिस करी हैं तो आप पीछे की वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम करेंगे भारत का संविधान। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। तो हमें देखिए, संविधान के बारे में कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें जाननी है। ज़्यादा नहीं जानना है, हमें एग्ज़ाम पर्पज़ से जानना है, जिससे हमारे एग्ज़ाम के सवाल हल हो जाएं बस। ठीक है, अब देखिए आते हैं भाई। देखिए, इन जो अपना संविधान है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, संविधान क्या है? एक लिखित रूप में है हमारा। ठीक है, पुस्तक के रूप में है और वो सर्वोच्च कानून है। मतलब कोई भी होगा, देश के जितने भी नागरिक हैं वो सब संविधान की बात मानेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन। मतलब भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इतना बड़ा संविधान किसी और देश ने लिखा नहीं है। ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब देखते हैं, यहीं पर आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा छोटा सा। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको पता करना है कि कौन सी चीज़ हमारे संविधान की कौन से देश से ली गई है। ठीक है, किस देश से कौन सी चीज़ हमने ली है, लेकर के ये संविधान बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं संविधान लागू कब हुआ था। तो भाई, संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा, बनना है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये 26 जनवरी 1950। आगे आते हैं संविधान का निर्माण। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो संविधान का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है भाई, आप सभी को पता होगा हमारी आज़ादी कब की है? 1947 की है। ठीक है, और संविधान का गठन हुआ था कब? 1946, एक साल पहले। ठीक है, अब आगे आते हैं कि भाई इसकी जो समिति थी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी थी। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, इतनी बड़ी किताब है, लिखना है, तो उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक क्या करी थी, हम एक लीडर्स ने एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो भाई ये 2 सवाल हो गए आपके यहाँ पे। ठीक है, एक तो असेंबली कब बनी और उसके चेयरमैन कौन रहे, अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो भाई बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान के निर्माण का समय कितना लगा, इस बुक को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा इसको बनाने में। और उसके बाद में अब आते हैं, संविधान जैसे बुक है, जैसे आम बुक होती है, आम किताब होती है, तो उसके सबसे पहले पन्ने पे क्या होता है? इंडेक्स होता है। हम देखते हैं, इंडेक्स होता है। ठीक है, तो इंडेक्स में क्या होता है कि इस पूरे संविधान में, मतलब सॉरी, इस पूरे किताब में क्या लिखा है उसका निचोड़ होता है। टॉपिक 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 वाइज लिखा होता है। ठीक है, इसी तरह से जो संविधान है उस संविधान का पूरा निचोड़, यानी कि हम अगर कहें कि संविधान का आइडेंटिटी कार्ड की तरह ये है, क्या है? प्रियम्बल। ठीक है, तो जो संविधान की प्रस्तावना दी गई है आगे एक पहले पेज में, वो है जो है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, और वही है संविधान का आइडेंटिटी कार्ड की तरह। और इसको एक वाक्य में और लिखा जा सकता है कि प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है। क्या है? प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि संविधान की आत्मा क्या है? तो प्रस्तावना है। ठीक है, अब इसमें मुख्य शब्द हैं कुछ, जो ये प्रस्तावना है यानी प्रियम्बल है, इसमें कुछ मुख्य शब्द हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है भाई, जैसे कि संप्रभु है, सोवरेन है, मतलब हम खुद में, मतलब सक्षम है, अपने अपने अंदर इंटरनल निर्णय लेने में हम सक्षम है, हमें दूसरे देश की जरूरत नहीं है। ये है सॉवरेन, मतलब हम संप्रभुता हैं, संप्रभु हैं। उसके बाद में सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी हैं हम। ठीक, फिर उसके बाद में सेक्युलर में धर्मनिरपेक्ष हैं, मतलब सारे धर्म यहाँ पर फलते फूलते हैं, सारे धर्म को बराबर मान्यता दी गई है। ठीक है, उसके बाद में डेमोक्रेटिक हैं हम, लोकतांत्रिक है, मतलब लोगों द्वारा चलाया जा रहा है भारत, लोगों द्वारा, लोगों जैसे होता नहीं, 2 पीपल 4 पीपल, मतलब लोग ही जो है अपने नेता को चुनते हैं और फिर वो
आगे नेताओं को चुनते हैं, ऐसे करके मतलब हम लोग ही हैं जो डिसाइड करते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, जो 18 वर्ष के ऊपर का होता है वो क्या करता है, वोटिंग में हिस्सा लेता है, इलेक्शन में हिस्सा लेता है। ठीक है भाई, तो ये एक लोकतंत्र होने का बहुत बड़ा एविडेंस है, प्रूफ है। उसके बाद में हम क्या है, रिपब्लिक हैं, गणराज्य हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में आते हैं कुछ हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक, अब संविधान में क्या है कि मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं और कुछ जो है ड्यूटीज़ भी दी गई हैं मौलिक। ठीक है, तो देखते हैं ये पार्ट 3 में है। जैसे अब इसको क्या किया, कई सारे पार्टों में बांटा हुआ है, कई सारे आर्टिकल्स में बांटा हुआ है, ऐसे करके हमने संविधान को बांटा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग बताएंगे कि संविधान में कितने पार्ट हैं। ठीक है, और जो है कितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल कितने हैं और पार्ट कितने हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ से ना आपको रटना पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा कि जैसे फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 आर्टिकल तक है। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें एक समानता का अधिकार है यानी राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, फिर यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण कोई नहीं कर सकता। ठीक है, फिर धर्म की स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, मतलब किसी भी धर्म को जो है ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म ही भारत में फॉलो किया जाएगा, सारे धर्म अलग अलग लोग जो भी रहते हैं अपना अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर राइट टू फ्रीडम है, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। उसके बाद में संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, हमें किसका, शिक्षा का अधिकार है, तो कल्चरल एजुकेशनल राइट 29 और 30। फिर क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आर्टिकल 32 मतलब अगर आपको कुछ दुख है, दर्द है, आपके जो है ये मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप सीधा कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, जुडिशरी। अब उसके बाद में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि क्या है ना कि जो सेंटर है, मतलब जैसे मान लीजिए ये पूरा भारत है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे छोटे 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 राज्य हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक सेंटर है, केंद्र। तो अभी केंद्र क्या कर रहा है, सबको जो है क्या नाम गवर्न करेगा, मतलब कि सबको गवर्न करेगा, इसको भी देखना है, उसे इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। तो जो राज्य हैं उनको कैसे नीतियां बनानी है, उस नीतियों को बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं हमारे संविधान में कि जो राज्य हैं वो कैसे अपनी नीतियों को बनाएं, मतलब लोगों के हित में अपनी नीतियां कैसे बनाएं। तो वो कुछ निर्देश हैं, निर्देश। तो इनको कहते हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, पार्ट 4 में, पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक ये पाए जाते हैं। पहली बात, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल, ये न्यायालय में लागू नहीं है, मतलब ऐसा जैसे लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, जैसे कोई स्कूल है, अब उसमें प्रिंसिपल ने सुबह आदेश जारी किया है, ठीक है, टीचर के लिए कि भाई सारे बच्चे साफ कपड़े पहन करके आएंगे, ये आपको देखना है, इंश्योर करना है। तो टीचर उसको अपने तरह से कैसे भी इंश्योर कर सकता है, मतलब घर में बात करके बोले पेरेंट्स से कि आप साफ कपड़े पहन के आइए, अगर बच्चा गंदे कपड़े पहन करके आता है तो उसे समझाएं, उसकी काउंसलिंग करें, वो अपने हिसाब से कैसे उसे डील करता है, बट सारी चीज़ें जो होंगी वो बच्चे के हित में होंगी। इस तरह से हमारा जो संविधान है वो भी ये कहता है कि जो भी नीतियां बनाई जाएंगी, जो भी राज्य के लिए नीति बनाई जाएंगी वो लोगों के हित में बनाई जाएंगी। बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे का कपड़ा गंदा है तो कोई दूसरा बच्चा जाकर के प्रिंसिपल से ये बोले कि सर इस लड़के का कपड़ा गंदा है और टीचर ने इसको साफ नहीं करवाया है, तो ये जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब न्यायालय में ये केस नहीं जा सकता कि ऐसी नीतियाँ बनानी थी, आपने ऐसी नीतियाँ नहीं बनाई हैं। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसके बाद में ये सरकार को नीति बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है भाई, मैंने बता ही दिया। उसके बाद में आते हैं कुछ मौलिक कर्तव्य हमारे। अब हमने देख लिया कि हमारे कुछ जो है मौलिक अधिकार हैं, तो वैसे ही हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी बनते हैं। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 51A। ठीक है भाई, और ये कब जोड़े गए ये जोड़े गए 1976 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा देखना पक्का। और ये 42वां संशोधन है, ठीक है, संविधान का। चलिए आते हैं, कुल ड्यूटियां कितनी है हमारे पास, जो मतलब मौलिक कर्तव्य, तो 11 मौलिक कर्तव्य है हमारे पास। ठीक है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा गहराई में जा करके नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें पेपर निकालना है, बाबा नहीं बनना है।
तो उसके लिए पेपर निकालने के लिए जितना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ सफिशिएंट है। प्रैक्टिस करिए, PYQ में डाल रहा हूँ, इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डालता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी हम करेंगे जब कुछ टॉपिक कवर हो जाएंगे, 5 6 10 टॉपिक, तब हम कुछ मॉक टेस्ट भी करते रहेंगे साथ साथ में। भी समय बहुत है तो लगे रहिए, चलते रहिए सही पेज से। अब आते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब मुझे आप ये बताएंगे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक भाई। चलिए, राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है भाई। तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। जैसे कोई बोलेगा कि प्रथम व्यक्ति कौन है, तो फर्स्ट इंडियन जो है प्रथम व्यक्ति भारत का, वो कौन है? प्रेसिडेंट है। कौन है? प्रेसिडेंट है भाई। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है। वो क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है। जैसे अगर पूछा जाएगा संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है, तो वो है प्रधानमंत्री। तो भाई जैसे ही संवैधानिक शब्द आया राष्ट्रपति, वास्तविक शब्द आया प्रधानमंत्री, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। उसके बाद में आते हैं संसद। अब संसद एक ऐसी जगह है जैसे कि हम इसको कह सकते हैं ऑफिस है, ठीक है भाई। किसका? जो भी हमारे द्वारा, लोगों द्वारा जो नेता चुने गए हैं उनके बैठने का ऑफिस है, ठीक है भाई। चलिए, 2 सदन है यहाँ पर, लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये संसद है, तो यहाँ पर 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है भाई। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और आप राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। जनरली जो, चलिए मैं बता देता हूँ, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और हर 2 वर्ष पे 1/3 जनसंख्या इनकी रिटायर होती रहती है। मतलब ये जो है राज्यसभा है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा चलता रहता है। फिर उसके बाद में आते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका। देखते हैं जुडिशरी तो है भाई, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत का सर्वोच्च अदालत है, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और इसमें जो मुख्य जो वो रहता है, जज रहते हैं, वो उनको क्या बोला जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। उसके बाद में चलिए, ये क्या करता है? इसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, एक पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब ये क्या कर सकता है? जो संविधान के हिसाब से कोई भी आदेश अगर किसी ने दिया है, उसका ये रिव्यू कर सकते हैं, मतलब उसकी समीक्षा कर सकते हैं और आदेश दे सकते हैं कि ये गलत है या सही है। सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ आदेश सबके लिए मान्य होता है, सर्वोपरि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कुछ MCQ करते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है, एग्जाम प्रैक्टिस के लिए। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? चलिए बताइए कब लागू हुआ? सिंपल है भाई, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल को कहा जाता है, ठीक है भाई। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो कौन से भाग में है? पार्ट 3 में है मौलिक अधिकार, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे। और बस इतना ही पढ़ के अगर आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं और इसमें से छोटी छोटी मेन चीज़ें नोट करते हैं, जो मैं होमवर्क बोल रहा हूँ उसको भी कॉर्नर में नोट करके अपने पास इसको रिजर्व करके रखते हैं, और बीच बीच में रिवीजन करते रहते हैं इसका, तो इतना आपके लिए एग्जाम निकालने के लिए काफ़ी है। चलिए भाई, 20 MCQ है, महत्वपूर्ण है, इनको हम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? फिर से रिपीटेड है, 26 जनवरी 1950 में। संविधान की आत्मा क्या है भाई? प्रियम्बल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट इन, तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो ये सबसे पहले आर्टिकल में बताया गया है कि भारत विच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 1। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? ठीक है, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से सारे लोग समान है ना, तो ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये 14 में है। उसके बाद में मौलिक अधिकारों का भाग कौन सा है? बहुत सरल है, पार्ट 3 अभी मैंने बताया। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भैया 23-24 में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमने अभी पढ़ा था ऊपर। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? आर्टिकल 32 को। क्यों कहा गया है संविधान का हृदय और आत्मा? क्यों कहा गया है? क्योंकि आर्टिकल 32 में अगर आपके मौलिक अधिकारों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मौलिक अधिकारों का हनन होगा, ठीक है, तो आप सीधा इस आर्टिकल के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। चलिए फिर उसके बाद में DPSP कौन से पार्ट में है? तो ये है 4th पार्ट में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब आते हैं 9वें प्रश्न पे, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? फंडामेंटल ड्यूटीज किस अनुच्छेद में है? तो ये है 51A में। उसके बाद में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो मैंने बताया था भाई
1976 में जोड़े गए। ठीक है भाई, आप बताएंगे कि कौन से अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है भाई, तो मैंने बताया था अगर संवैधानिक आ गया तो प्रेसिडेंट। ठीक है, और उसके बाद में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है, तो ये है प्रधानमंत्री के पास। मतलब जो वास्तविक हेड है, वास्तविक प्रमुख वो है प्रधानमंत्री, और जो संवैधानिक प्रमुख है वो है प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 79 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में हालांकि ये यूपी पुलिस में भी पूछा गया है, कांस्टेबल में। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है भाई, ये गवर्नर है। ठीक है, राज्य का संवैधानिक गवर्नर है। ठीक है भाई, और ये लोगों द्वारा नहीं चुने जाते। ठीक है, अब उसके बाद पंचायती राज किस संशोधन में आया, तो ये 73rd संशोधन में आया पंचायती राज। आप बताएंगे कौन से ईयर में आया। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ आप लोग रिसर्च करेंगे तभी बात बनेगी, और नोट्स में ये सारी चीज़ें लिखना है आपको, और बीच बीच में रिवीजन करते रहना है। चलिए, चुनाव आयोग का अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है भैया, 324। ठीक है, ये सब रट लेना है आपको। फिर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन किस अनुच्छेद में है, 352 में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो 356 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मैंने अभी बताया कि संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका हेड चीफ कौन थे, हेड चेयरमैन, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ पे डॉक्टर लगाना जरूरी है। ठीक है, फिर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का माना गया है, तो भैया किसका माना गया है, भारत का माना गया है। तो देखिए, हमने 20 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, और हमने आज जो है एक टॉपिक छोटा सा निपटा दिया है। ठीक है, जो कि है भारतीय संविधान। हाँ, कई लोग बहुत डिटेल में इसको और भी चीज़ें अंदर इसके घुस घुस करके पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, ज़रूरत नहीं है, आपके लिए नहीं ज़रूरत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए जो भी ज़रूरत था वो मैंने निकाल के और इसमें रखा आपके सामने। ठीक है, जो मैंने होमवर्क बोला है यदि आप उसको कर लेते हैं, और जितना मैंने MCQ करवाया है यदि आप उसको कर लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से रुकना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सिलेक्शन पक्का है, मतलब इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन टिक जाएगा अगर आप इतना कर लेते हैं जितना मैंने बताया। चलिए, तो आज हमने भारतीय संविधान भी कर लिया है पूरा। हमारा 3 वीडियो हो चुके हैं, सामान्य विज्ञान हो चुका है, भारत का इतिहास हो चुका है, भारतीय संविधान हो चुका है। अभी हम अगली वीडियो जो करेंगे वो करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति पे। ठीक है, 35 वीडियो करना है, 5 वीडियो के बाद एक आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन आया MCQ का, तो वो सारी चीज़ें होगी। और जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो आप चैनल पे जाइए और वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों और भाइयों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।